नमस्कार दोस्तों। आज जो कि 24 दिसंबर 2016 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ एनालिसिस है, उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, न्यूज़ डिस्कशन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हम कई दिनों से क्वेश्चंस तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो हम देखिए मंडे से एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करने की शुरुआत करेंगे और इस तरह से हम एक शेड्यूल के हिसाब से तैयारी करेंगे। जून से हम करंट अफेयर करने की कोशिश करेंगे और उसमें से सब कुछ ये पीआरएस और पीआईबी सब कुछ ऐड करेंगे। मंडे को पॉलिटी, ट्यूसडे को इंटरनेशनल रिलेशंस और वेडनेसडे को जो हमारी इकोनॉमिक्स, थर्सडे को सोसाइटी, जून से डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी जो स्लाइड्स हैं वो नहीं बन पाएंगी। स्लाइड्स बनाने लगेंगे तो बिल्कुल टाइम सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा और नहीं बन पाएंगी। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है, वो बुरी खबर ये है कि क्वेश्चंस हम नहीं डिस्कस करेंगे मंडे से हम क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस आप लोग डिस्कस कीजिएगा कमेंट की फॉर्म में। देखिए, काफी सारे पर्सन है, काफी अच्छे क्वेश्चंस वो शेयर करते हैं कमेंट की फॉर्म में। शुभेंद्र तिवारी है, शुभेंद्र तिवारी काफी अच्छे क्वेश्चंस लिखते हैं कमेंट की फॉर्म में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मंडे से जो हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड या फिर कुछ अलग भी आप ही क्वेश्चंस शेयर कीजिए, आप ही सोल्व कीजिए कमेंट की फॉर्म में। लेकिन इसके अलावा हम एक दो इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले टाइम में डालेंगे और डिस्कस करेंगे कि जो एक आर्ट होती है। देखिए, प्रीलिम के क्वेश्चंस को सोल्व करने की एक आर्ट होती है। आर्ट मतलब आपको कुछ ना भी आता हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो आपके पास, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, तो किस तरह से उसको एनालाइज किया जाए और किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। जैसे अब आने वाले आज के क्विज में जो हमारा लास्ट डे है, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह की आर्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। लेकिन डेली क्विज नहीं होगा हमारा, हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और वो भी बिना स्लाइड्स के साथ में। और दूसरा, ये वीडियो जो ये है हमारी दोपहर को आती है, इसे भी दिन में जल्द से जल्द लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मंडे से शायद ऐसा हो जाएगा कि मुझे भी टाइम कम मिलेगा, एक जॉब ज्वाइन करने की बात है। तो अब देखिए, पहली हमारी न्यूज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है। फ्रंट पेज पे देखिए, पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया रूल लाया है। आमतौर पर जब हम पासपोर्ट बनाने जाते हैं, देखिए जब भी पासपोर्ट बनवाने हम जाते हैं तो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट हमसे मांगा जाता है। तो ऐसे सिंगल पेरेंट या फिर ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, ऑर्फन्स की बात कर लीजिए, या फिर सिंगल पेरेंट है, सिंगल मदर या फिर सिंगल फादर, उनको काफ़ी दिक्कतें आती थी पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो उनके लिए ये नॉर्म्स आसान किए जा रहे हैं। तो इसको सोसाइटी के किसी टॉपिक में आप यूज कर सकते हो। दूसरा, ये नीति आयोग का टॉपिक है, नीति आयोग की न्यूज़ है ये। नीति आयोग क्या है, एक नया हेल्थ इंडेक्स बनाने जा रहा है। तो इस हेल्थ इंडेक्स में क्या होगा, देखिए सभी स्टेट्स की जो आउटकम है वो डिस्कस की जाएगी। वो एक पैरामीटर होएगी सभी स्टेट्स की आउटकम हेल्थ के सिनेरियो में नापने के लिए। और देखिए हुआ क्या, सेंटर ये क्यों कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमारे देश की बड़ी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप मेंस में कहीं भी इसको लिख सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमारे देश की बड़ी है, लेकिन उसका असर देखिए सोसाइटी पर नहीं देखने को मिल रहा है, जिसे कई बार आप जॉबलेस ग्रोथ का भी नाम देते हो। ऐसी ग्रोथ जिसका फायदा, जिसकी आउटकम अभी तक सोसाइटी तक नहीं पहुंच पाई है। कई बार एक ट्रिकल डाउन भी अप्रोच होती है। देखिए ट्रिकल डाउन, काफी बार आपने वर्ड सुना होगा, ट्रिकल डाउन अप्रोच। ट्रिकल डाउन अप्रोच क्या होती है, देखिए ट्रिकल डाउन अप्रोच ये कहती है कि आप ग्रोथ रेट पर ध्यान दीजिए, अपने देश को आगे बढ़ाने की बात कीजिए और जो उसका फायदा सोसाइटी पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी अगर आप देखिए हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे देश की ग्रोथ रेट अगर 10%, 11% पहुंचेगी, तो इसका फायदा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सोसाइटी को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रिकल डाउन अप्रोच, हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए 1991 के बाद में और सोचा कि ये रिफॉर्म्स अपने आप सोसाइटी पर इसका फर्क डलेगा, लेकिन नहीं पड़ा। उसके बाद में देखिए 1991 में हमने रिफॉर्म्स लाए, चलते चलते हमारा 2000 आया तो हमने देखा कि नहीं फर्क पड़ा। ग्रोथ रेट तो बढ़ रही है, लेकिन ये जॉबलेस ग्रोथ है, इसका कुछ फायदा तो हो नहीं रहा सोसाइटी पर। फिर एक राइट बेस्ड अप्रोच हमने चलाई। आपने देखा होगा कि 2000 के बाद में नए राइट्स की एक बाढ़ सी आ गई थी, काफी सारे राइट्स आए, मनरेगा आया और कई सारे, जैसे भारत निर्माण, कई सारे ऐसे स्कीम्स चलाई गई जो लोगों को राइट्स देने की बात हुई। क्योंकि तब तक हमें रियलाइज हो चुका था हमारे देश को कि जिस ट्रिकल डाउन ग्रोथ की हमने सोचा था कि ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो अपने आप इसका फायदा सोसाइटी को होगा, वो नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमने सोचा कि अलग से स्कीम्स चला के जनता को इसका फायदा देना पड़ेगा। इसलिए हमने स्कीम्स चलानी स्टार्ट करी, राइट बेस्ड अप्रोच हमने करनी स्टार्ट करी। तो थोड़ा सा ऐसे में इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हो। एक ऑर्डिनेंस पास किया था सरकार ने, नीचे की न्यूज़ हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। इस ऑर्डिनेंस में क्या था, देखिए एनमी प्रॉपर्टी का ये ऑर्डिनेंस था। ये ऐसा एक्ट था जिसमें कि देखिए जो दुश्मन देश हैं, काफ़ी सारे दुश्मन देश हमारे उसमें हैं, जैसे कि पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए। पाकिस्तान जैसे अब आज़ादी के बाद या फिर उसके बाद भी कुछ लोग क्या थे, हमारे देश को छोड़कर पाकिस्तान में चले गए थे। तो यह एक्ट क्या कहता है, एनमी प्रॉपर्टी एक्ट, ये 1968 है। उसके बाद में अमेंडमेंट बार बार इसमें होती है और ऑर्डिनेंस से पास करते हैं इसे। यह कहता है कि जो लोग हमारा देश छोड़कर दूसरे दुश्मन देश
के पास चले गए थे और वहां जाके बस गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी सरकार अपने कब्जे में लेती है। और अब इस एक्ट में ऐसा कहा गया कि यानी अगर वो वापस भी आ गए तो ये प्रॉपर्टी सरकार के कब्जे में ही रहेगी और उनको वापस नहीं सौंपी जाएगी। लेकिन ये छोड़िए, बात अभी क्या है, बात ये क्वेश्चन न्यूज ये है कि प्रणब मुखर्जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने एक तरह से कंसर्न्स जारी किए हैं कि सरकार बार बार इस जो ये एक्ट है इसको पास क्यों नहीं कर देती, बार बार ऑर्डिनेंस से ही क्यों पास किया जाता है। तो ऑर्डिनेंस आपको पता होना चाहिए कि 123 आर्टिकल है ना, आर्टिकल नहीं पूछते, आर्टिकल को मत याद रखा करो। एक लेवल के बाद यूपीएससी नहीं पूछती आर्टिकल, बिल्कुल जो छोटे मोटे आर्टिकल होते हैं जो इंपॉर्टेंट, वो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। जैसे सुबह भी एक क्वेश्चन पूछा था कि 21A, वो तो सिर्फ पूछने के लिए था, लेकिन ऐसे डायरेक्टली यूपीएससी कभी नहीं पूछेगी कौन से आर्टिकल में ये मेंशन्ड है। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछती है कि डायरेक्टली मेंशन्ड है, एक्सप्लिसिट मेंशन्ड है, कैसे है, इस तरह के क्वेश्चन पूछती है, कौन कौन से वर्ड मेंशन्ड है, लेकिन आर्टिकल नंबर नहीं पूछती। तो बात क्या है, ऑर्डिनेंस की हम डिस्कस कर रहे थे। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट जो है वो लगाता है और 6 वीक्स इसका टाइम होता है। 6 वीक्स के अंदर अंदर जो ऑर्डिनेंस यानी जो एक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो एड्स और एडवाइस से प्रेसिडेंट ने पास किया कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर वो पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगा। और ये कंडीशन ये है इसके लिए कि कोई भी एक सेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी चल नहीं रहा होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों सेशन नहीं चल रहे, ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक सेशन नहीं चल रहा दूसरा चल रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी प्रेसिडेंट वो पास कर सकते हैं बाकायदा कि वो दूसरा सेशन में वो पास हो जाए, और जो एक सेशन नहीं चल रहा है वो जब भी आएगा, यानी जब भी वो चालू होएगा, जब भी वो स्टार्ट होएगा, उसके 1 महीने के अंदर अंदर पास किया जाएगा। तो प्रीलिम के थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे वैसे जितने याद आ रहे हैं वो मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद क्या देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो नहीं पास कर सकते इस ऑर्डिनेंस के रूट से। तो ऑर्डिनेंस में सिंपल ला पास कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं पास करते। तो ये साइड में एक छोटी सी न्यूज़ है, स्मगलिंग से रिलेटेड न्यूज़ है। अगर कोई ऐसा न्यूज़ आए, मेंस में क्वेश्चन आए कि आर्ट एंड कल्चर जो है हमारे, जो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, या फिर जो स्कल्पचर्स हैं या स्टैचूज़ हैं वो डिग्रेडेशन क्यों हो रहे हैं, तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि इनकी स्मगलिंग होती है बहुत ज़्यादा। सुभाष कपूर पकड़े गए थे तमिलनाडु से, काफ़ी जो ये है स्कल्पचर्स उन्होंने चुराए थे और उनकी स्मगलिंग करी थी। तो इस तरह का आप पॉइंट यूज़ कर सकते हो। आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, प्रीलिम के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट शायद ये नहीं है, लेकिन ये शिवाजी का स्टैचू बनने जा रहा है बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में बड़ा। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप शिवाजी की बात छोड़िए, जो देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, मीन्स में ऐसा पूछा भी गया काफ़ी पहले कि जो ये स्टैचूज़ वगैरह मूर्तियाँ बनाते हैं, जो हमारे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, काफ़ी महान पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे इंडिया की, जैसे गांधी जी, अम्बेडकर और ये सब हैं, क्या जो हर चौक पे इनकी जो मूर्ति लगती है, और जो वैसे तो देखिए इनकी मूर्ति एक काफ़ी इंस्पिरेशन देती है जनता को कि हमें भी इनकी जो मूल भावनाएं हैं, इनके मूल सिद्धांत हैं, उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कई बार जो होता है खंडित हो जाती है मूर्ति, स्टैचूज़ खंडित हो जाते हैं, और एक तरह से पॉलिटिक्स भी होती है इन पर। तो क्वेश्चन यही बनता है मेंस का कि क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बस आपको एक पॉइंट देने के लिए, और कुछ नहीं। केस स्टडी में इसको यूज कर सकते हैं। सीबीएसई ने यह डिसाइड किया कि प्रिंसिपल का भी जो है वो एक टेस्ट होगा अभी से, तो इस तरह के पॉइंट्स को हम केस स्टडी में यूज कर सकते हैं एथिक्स में। आगे देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, ये छोटा सा पॉइंट है, ये भी प्रीलिम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट जो है हमेशा काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड से। आर्टिकल नंबर 75 इसी टाइप में कुछ है, आर्टिकल मत याद रखिएगा, बस हमेशा ये याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट को हमेशा काम करना पड़ता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से। हुआ क्या था, देखिए कंटेक्स्ट क्या था। आज़ादी के बाद से हमारे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी थे, और उस टाइम पे नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए, जब आज़ादी मिली थी तो राजेंद्र प्रसाद ने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। राजेंद्र प्रसाद ने सोचा था कि जो हमारे राष्ट्रपति थे उस टाइम पे थोड़ी बहुत पावर तो मेरे पास भी होगी, तो उन्होंने 1-2 केस पे अपनी पावर एक्सरसाइज करने का मन बनाया। तब नेहरू ने इनको कहा कि देखिए, आप अपने आप से नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं ले सकते, आपको काम करना होगा हमारी एडवाइस से। फिर ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, केस तो याद नहीं मुझे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस गया और उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि नहीं, प्रेसिडेंट को काम करना होगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी एड एंड एडवाइस से। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के टाइम में यह बात क्लैरिफाई हुई कि जो प्रेसिडेंट है एक बार फाइल को रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट को काम तो करना होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से, उनकी सहायता से। जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी जो सरकार कहेगी वही करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, लेकिन एक बार वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अगर फिर से वो फाइल दोबारा भेज देती है सरकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट के पास में, तो प्रेसिडेंट को वही करना पड़ेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहती है, यानी उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन यहां पर नहीं हो सकती। 2-3 केस में कई बार यह भी क्वेश्चन आता है कि अपनी उनकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, जैसे एक तो कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आई, जैसे एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है या फिर हाउस डिजोल्व हो चुका है, कुछ इस तरह की बात है, कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं हुई, प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट करना है। तो इस मामले में आप बताइएगा, 1-2 और भी इनकी डिस्क्रिप्शन है, कब ये अपनी डिस्क्रिप्शन को यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट, तो वो आप बताइएगा।
अब देखते हैं अगला अगली ये जो न्यूज़ है ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, लीबिया से एक प्लेन जो है वो हाईजैक हुआ था और माल्टा में इसे उतारा गया था। तो अब ये बस इनकी लोकेशन देख लीजिए, न्यूज़ में है इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। लीबिया यहाँ पर है, हमने देखा था अफ्रीका के सबसे ऊपर है, और यहाँ पे अरब रेवोल्यूशन हुई थी और गद्दाफी थे उस टाइम पे शासक थे जिनको मार गिराया गया था, और वेस्टर्न फोर्सेज ने प्लस में यूएस ने इन्होंने यहाँ पर इंटरफेयर किया था। अभी सिविल वार टाइप सिचुएशन है लीबिया के अंदर में अफ्रीका के सबसे ऊपर है यहाँ पे देखिए। और माल्टा से, यहाँ से जो प्लेन चला था, माल्टा छोटा सा आइलैंड कंट्री है ये, माल्टा नेशन है एक ये। पुराने टाइम में जो रोमन के शासक या फिर दूसरे शासक थे वहाँ पे इनका सक्सेशन होता था, इस तरह से माल्टा यहाँ पे फेमस है। ये मेडिटेरियन आ जाएगा, यहाँ पे इटली है, तो बस लोकेशन देख लीजिएगा। यहाँ पे स्पेन आ गया, यहाँ पे है आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। तो इस तरह के बस यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ मैं। हमने 1965 में पढ़ा था, आपको याद है 1965 वार में हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान ने जब हम पे युद्ध किया था, हम पे हमला किया था पाकिस्तान ने, और हमने उसका करारा जवाब दिया था। पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन गिब्राल्टर। क्यों रखा था ऑपरेशन गिब्राल्टर जानते हो? ये देखिए गिब्राल्टर यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा एक जगह है, शायद यूके के अंडर में आता है स्पेन में ये, लेकिन यूके के कब्जे में मान लीजिए, या फिर यूके का है ये, यहाँ पे छोटा सा है। और अफ्रीका और जो यूरोप को बिल्कुल थोड़ी सी जगह है यहाँ पे। तो एक तरह से उस टाइम पे बात थी कुछ इस तरह की कि यहाँ से घुस के हम पूरे यूरोप पर कब्जा करेंगे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम शासन की वो बात करते थे पाकिस्तान के, उसी तरह से इन्होंने अपना ऑपरेशन गिब्राल्टर इसीलिए रखा था कि हम वेस्टर्न पार्ट से या फिर ऊपर कश्मीर से निकलेंगे और पूरे भारत पर कब्जा जमा लेंगे। इस तरह की उनकी सोच थी। तो ज़्यादा डिटेल में तो आपको पता होगा ज़्यादा, या फिर कई लोगों को जिनको पता है वो कमेंट की फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इबोला पे खबर, इबोला पे क्वेश्चन आ चुका है। तो इबोला पे ये तो सिर्फ बताने के लिए किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। अब देखिए, नाउ इबोला वैक्सीन प्रोवाइड्स 100% प्रोडक्टिविटी। तो इसके कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्या अभी तक इस जो डीज है उसकी कोई दवाई विकसित नहीं की गई है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे डीज हैं जिनकी दवाई अभी तक नहीं बनाई गई है। जैसे इबोला की बना ली। अब कई बार तो ऐसा होता है कि छोटी मोटी लैब, दुनिया की कोई छोटी मोटी लैब भी ये दावा करती है कि हमने दवाई ये बना ली है इस जो रोग की, लेकिन आप उन पर ध्यान मत दीजिए जब तक कोई स्टैंडर्ड WHO ना कहे, या फिर जो यूएस के जो अच्छे कंट्रीज हैं, यूएस के जो फूड्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ना कहे, तब तक आप मत मानिएगा कि इनकी दवाई बना ली गई है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि और कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जिनकी दवाई आज भी अभी तक भी नहीं बनाई गई है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए, लास्ट डे ऑफ क्विज। आज के बाद हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और क्विज नहीं डिस्कस करेंगे। क्विज आप डिस्कस कीजिएगा कमेंट की फॉर्म में। देखिए यहाँ पर इंडिया इनमें से किस किस का मेंबर है? NSG, क्या इंडिया NSG का मेंबर है कि नहीं है? MTCR के मेंबर है कि नहीं है? ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का मेंबर है कि नहीं है? वासीनार अरेंजमेंट का मेंबर है कि नहीं? तो इसका जवाब आपको देना है। सोच लिया आपने? देखिए NSG के लिए तो हम मेंबरशिप हमने अप्लाई किया था और हमें नहीं मिल पाई, चाइना ने उसमें डंगा डाल दिया, तो हम इसके मेंबर नहीं हैं। MTCR की मेंबरशिप हमें अभी अभी मिली है तो हम इसके मेंबर हैं। NSG आपको पता होगा कि इसलिए आया था, जो न्यूक्लियर जो फ्यूल होता है, मटेरियल होता है, उसकी गलत सप्लाई ना हो, गलत हाथों में ना पड़े, इसलिए ये आया था। और ये आया था जब इंडिया ने जब न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था 1974, उसके बाद में। MTCR के हम मेंबर हैं। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलियन जो ग्रुप है देखिए, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन से रिलेटेड है, हम इसके भी मेंबर नहीं है। और वासीनार अरेंजमेंट जो है ये ड्यूल यूज और कन्वेंशनल आर्म की जो टेक्नोलॉजी है, यानी ड्यूल यूज, कई चीज़ें ऐसी होती है जिनका ड्यूल यूज होता है। जैसे आप वो मान लीजिए फ्यूल की तरह भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसको हथियारों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए कि उसका गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए आया था वासीनार अरेंजमेंट। और ये ऑस्ट्रेलियन ग्रुप जो आया था देखिए 1984 के आसपास इराक में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था, तब ये कन्वेंशन आई थी केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप जिसका नाम है। और वासीनार तो आपको पता लगेगा होगा। तो इंडिया सिर्फ इसमें MTCR का मेंबर है। और आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, उसके बाद क्वेश्चन बने ही नहीं। देखिए ये बनाया काफ़ी टाइम लग गया इसमें, उसके बाद तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस UPSC के हैं जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। Annex 1 क्या है? Annex 1 तो देखिए ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल है कि नहीं, आपको इसका आंसर देना है। और क्लीन डेवलपमेंट जो मैकेनिज्म है वो क्योटो में आया था कि नहीं आया था। और सर्टिफाइड एमिशन जो रिडक्शंस हैं वो जो है नगोया प्रोटोकॉल का पार्ट है कि नहीं है। वैसे आपको पता है यहाँ पे जो वासीनार है, ये वासीनार कौन से देश में है? शायद नीदरलैंड में है ना वासीनार। तो इस तरह से आपको थोड़े सिटी के नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो अरेंजमेंट्स होती है कई बार इसका भी मैच ऑफ द फॉलोइंग करवा लेते हैं। तो वासीनार शायद तो नीदरलैंड में है, बाकी आप इसका आंसर दीजिए वासीनार है कहाँ। उसके बाद देखिए जो Annex 1 है, और Annex 1 देखिए, Annex 1 कंट्रीज में आप इसको मिलान करना है कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंडर आता है कि नहीं आता। तो सोच ही लिया होगा अभी तक तो आपने। मैं इसका आंसर देता हूं अभी। देखिए Annex 1 जो कंट्रीज है कार्टेजिना के अंदर नहीं आते। Annex 1 जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है तो आपको वो तो पता होगा CBD के अंदर आता है।
ये हम बाद में इंटरनेशनल जो इसके ट्रीटीज़ वगैरह हैं उसमें डिस्कस करेंगे। वैसे सीबीडी के अंदर आता है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो ट्रीटी है, और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स अब एक दूसरे देश से दूसरे देश में हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर ये आता है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। और नागोया प्रोटोकॉल है वो भी सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन के अंदर नहीं आता, ये भी सीबीडी के अंदर आता है नागोया प्रोटोकॉल। ये नागोया प्रोटोकॉल में क्या होता है, देखिए जैसे अब दूसरे देश हैं डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक यूएसए, अब यूएसए हमारे इंडिया में आया, हमारे देश के अंदर में काफ़ी ऐसी औषधियाँ, काफ़ी ऐसे जंगल हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीशियस पेड़ पौधे हैं। तो अब क्या यूएस वाले हमारे देश में आते हैं, रिसर्च करते हैं और यहाँ से रिसर्च करके दवाइयाँ वगैरह ले जाते हैं। तो ये नागोया प्रोटोकॉल इसलिए था कि अगर आप डेवलप्ड कंट्री किसी दूसरे देश में जाते हो, रिसर्च करके कुछ फ़ायदा होता है, तो उस फायदे के जो बेनिफिट्स हैं वो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ भी शेयर होनी चाहिए। हमारे देश के जैसे वहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं, जहाँ इनको मिला है वो रिसर्च करके जो फ़ायदा मिला है इनको, जिन पेड़ पौधों के बारे में इनको पता लगा है, तो उस रिसर्च का फ़ायदा लोकल कम्युनिटीज़ की भी होना चाहिए। इस तरह का जो है प्रोटोकॉल नागोया प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल बिल्कुल सही है, ये क्लीन डेवलप्ड मैकेनिज्म के लिए था और उसमें 6 गैसेज थी, 6 ग्रीन हाउस गैसेज थी। तो इसका आंसर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो 3 ओनली इसका आंसर होगा। तो आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट इक्विला है, कई बार न्यूज़ में रहता है, आपने भी सुना होगा। किससे रिलेटेड है ये? वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सोलर पावर से रिलेटेड है, ये वाटर कंजर्वेशन से है। तो सोच लीजिए इसका आंसर है वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से फेसबुक ये चला रही है और फ्री इंटरनेट के लिए है ये, तो याद रखिए हमेशा। प्रोजेक्ट लून भी इन्हीं का है, प्रोजेक्ट लून गूगल का है जो फ्री इंटरनेट के लिए चला रहे हैं, जिसमें गुब्बारा लगाएंगे ऊपर और इंटरनेट चलेगा। अब नेट मीटरिंग देख लेते हैं। नेट मीटरिंग है क्या? 4 ऑप्शन इसके हैं। प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय हाउस होल्ड्स एंड द कंज्यूमर्स, और पाइप नेचुरल गैस पहुंचाना सभी हाउस होल्ड्स के रसोइयों तक, और सीएनजी किट्स का इंस्टॉल करना मोटर कार्स के अंदर में, या फिर वाटर मीटर से इंस्टॉल करना अर्बन हाउस होल्ड्स में। तो आप इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर काफ़ी आसान क्वेश्चन था, यूपीएससी में ये आया था, जिसका आंसर है सोलर एनर्जी, ये वाला फर्स्ट वाला इसका आंसर है। प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड्स एंड द कंज्यूमर्स। होता क्या है देखिए, नेट मीटरिंग क्या होता है? नेट मीटरिंग ये होता है, देखिए आपने क्या किया, दिक्कत ये आती है, आप सोलर पावर तो इंस्टॉल कर लेते हो अपने घर की छत पर, लेकिन आपको यह लगता है कि देखिए इनफ टेक्नोलॉजी, हम इनफ जो पावर हम नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे पूरे दिन की कंजम्पशन के लिए। तो अब नेट मीटरिंग से क्या होगा, आप अपने घर की छत पर ये सोलर पैनल तो लगाओगे, और सोलर पैनल आपके मीटर के साथ ही अटैच होएगा। यानी देखिए जितना आपका सोलर पावर एनर्जी देगा बाकी ग्रिड से मिलेगा, तो आपको सिर्फ उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना आपने यूज किया। मतलब ध्यान दीजिएगा आप, यानी सोलर पैनल है जो आपके घर के ऊपर लगा होगा, और आपको सिर्फ उतना ही पैसा देना होगा जितना आपने ग्रिड से एनर्जी ली। बाकी जो आपके घर के ऊपर सोलर पावर लगाया वो पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। दूसरी चीज इसकी ये भी है, दूसरे एक एस्पेक्ट तो ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर आपने मान लो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली सोलर पैनल से, तो वो इलेक्ट्रिसिटी आप दे सकते हो ग्रिड को भी, तो इसके पैसे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से दोनों एस्पेक्ट्स में है ये नेट मीटरिंग। अब देखिए, अब ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया तो हमें कितना टाइम लगा बनाने में भी, अगर टाइम लगता, वैसे तो ये बढ़िया क्वेश्चन है यूपीएससी का, तो हम क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे लेकिन एक बढ़िया स्टाइल से डिस्कस करेंगे। डेली की डेली ऐसे में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद देखिए ये है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अब देखिए क्या ये, वैसे तो ये आज हम यही ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं, पहले ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं फिर देखते हैं ये। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं ये मैपिंग। ये सारा पॉलिटिकल मैप आपको याद हो ही गया होगा, अब तो आप बोर भी हो गए हो इससे। रिवर्स हमने डिस्कस करी थी, थोड़ा सा हम रिवर्स जरूर देख लेते हैं एक बार दोबारा से। ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका से निकलती है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन में जाती है, और ये थोड़ा नामीबिया है यहाँ पे, उसमें भी जाती है। लिम्पोपो रिवर आपने कहा था कि टॉपिको कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है, किसी ने कॉमेंट किया था। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप कॉमेंट की फॉर्म में प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। काफ़ी लोग बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। विनी शर्मा काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और विश्वेंद्र काफ़ी अच्छा लिखते हैं। देखिए आगे देखिए, जाम्बेजी रिवर जो है यहाँ पे, जाम्बेजी रिवर भी यहाँ पे देखिए इंडियन ओशन में यहाँ पे जाती हैं जाम्बेजी रिवर। और यहाँ पे देखिए आज वैसे हम लेक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे कोंगो रिवर है, कोंगो रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है, यहाँ पे देखिए 2 बार काटती है। यूपीएससी इस तरह के फैक्ट्स पूछती है, वो फैक्ट्स नहीं पूछेगी। सबसे लंबी नदी, छोटी नदी, नाइजर रिवर यहाँ से जाती है, नील नदी यहाँ से जाती है। नील नदी 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक व्हाइट नील, एक ब्लू नील। ब्लू नील निकलती है लेक टुकुराना से, यहाँ पे देखिए लेक टुकुराना है, और व्हाइट नील निकलती है लेक विक्टोरिया से। तो 2 नील बन के यहाँ पे निकलती है, और एक नील बनती है जो कि बहुत बड़ा डेल्टा यहाँ पे बनाती है मेडिटेरियन सी में। और कल मैंने एक गलती करी थी, जो आसवान डैम है वो इजिप्ट के अंदर है। और आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया। तो आज तो हम डिस्कस करते हैं लेक्स।
लेक क्या है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अफ्रीका की लेक है हमेशा याद रखिए विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक काफ़ी बड़ी जो लेक है यहाँ पे है, और यहाँ से एक तो नील नदी का सोर्स भी निकलता है जैसे हमने अभी डिस्कस किया, वाइट नील, और यहाँ पे आती है टुकराना से निकलती है ब्लू नील। तो दोनों नील मिलकर एक नील बनाते हैं, यहाँ पे गिरती है मेडिटेरियन सी के अंदर में। और जो यहाँ पे देखिए आगे कौन कौन से देशों में आती है लेक विक्टोरिया, वो भी देख लेते हैं। नहीं पूछेगी यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछती कौन कौन से देशों में आती है। वैसे यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से देशों में आती है, थोड़ा सा आइडिया अगर आपको हो तो। युगांडा, कीनिया, तंजानिया, ये बड़ी सी लेक जो है ये है यहाँ पे। और यहाँ पे कहाँ गया वो, गुम हो गया। यहाँ पे देखिए, और उसके बाद कौन सी आती है लेक टंगनाइका। टंगनाइका सबसे लंबी है लेंथ वाइज। यहाँ पे देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो है लेंथ में देखिए लंबाई में ऊपर से नीचे तक सबसे लंबी है। और दूसरा क्या है, ये भी कंट्रीज आप याद मत रखिए, देखिए कौन कौन से कंट्री में आते हैं। अगर आपको पॉलिटिकल मैप अच्छे से आ गया, याद हो गया, और इनकी लोकेशन याद होगी, थोड़ा अंदाजा आपको रहेगा। वो ऐसे नहीं पूछेगी यूपीएससी की कौन कौन से कंट्रीज में ऐसे आती है, सिर्फ आप एग्जैक्ट बताइए, ऐसा तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे ज्योग्राफिकल ऑप्शन वाले को भी डिफिकल्ट रहेगा। लेक चड है वो चड कंट्री में आती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद यहाँ पे भी आज भी क्या अब तक गलती हो जाएगी। जो ब्लू नाइल है वो शायद लेक टना से आती है, लेक टुकराना से नहीं आती जैसे मैंने अभी कहा। तो यहाँ से निकलती है लेक टना। तो इस तरह की गलती कई बार हो जाती है, तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए लेक जो एल्बर्ट है, बाद में कौन सी और इंपॉर्टेंट है, लेक चड में है, और लेक टना से शायद निकलती है वो ब्लू नाइल जो है। और लेक टंगनाइका है वो सबसे लंबी नदी है। लेक न्यासा यहाँ पे है, और लेक विक्टोरिया जो सबसे बड़ी है, और यहाँ से एक वाइट नील का सोर्स में निकलता है। लेक टुकराना नीचे है, और कीनिया में इसका सोर्स है, कीनिया में है ये लेक टुरकाना, और लेक अल्बर्ट ऊपर है। तो क्वेश्चन किस तरह के आएंगे सबसे, देखो इतने जो लेक्स हैं इतने सारे हैं। अब ये तो हमें याद रखना ही है कौन कौन से देश में है। अगर हमें पॉलिटिकल मैप याद रहेगा, अगर हमें ये सारा का सारा मैप थोड़ा थोड़ा याद है, और हमें थोड़ा थोड़ा ये भी याद है कि लोकेशन कैसी थी, थोड़ा ये याद रखेगा, दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी। दिमाग में पिक्चर ऐसी बन जाएगी कि लेक चढ़ तो ऊपर है, लेक विक्टोरिया बीच में है, लेक आंख बंद करके सोचिए कि लेक विक्टोरिया बीच में है, उसके नीचे लेक टंगनाइका है। इस तरह से थोड़ी सी पिक्चर बन जाएगी कि बार बार सोचेंगे तो अपने आप ये सारे याद हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। ज्यादा यूपीएससी में किस तरह क्वेश्चन आएगा जानते हो? यूपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, वो 4-5 लेक दे देंगे और मैच करेंगे, मैच द फॉलोइंग दे देंगे। वो लेक यहाँ पे, एक लेक यहाँ पे दे देंगे, एक टिटिकाका दे देंगे, टिटिकाका कहाँ है, लेक बलखास दे देंगे, और वो फिर कहेंगे मैच द फॉलोइंग करो। ये और दूसरे कॉन्टिनेंट्स में है लेक बलखास और टिटिकाका। तो उससे क्या होगा, हमें आइडिया रहेगा कि अफ्रीका में तो हमें याद रहेगा कि 3-4 लेक्स हैं उसमें, एक लेक चड है, लेक टना है, और लेक तुर्काना है, लेक एल्बर्ट है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो ऐसे भी नहीं पूछेंगे कौन सी नदी यहाँ से इस लेक से बनती है। वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंडिया के लिए कई बार वो पूछ लेते हैं, जैसे हरिके है जो इस तरह के कहाँ से निकलती है, कि इसका ब्यास का सोर्स है, या फिर चिल्का लेक कहाँ है। हम इंडिया के दृष्टिकोण से वो याद करेंगे, लेकिन अफ्रीका मैप में इन कौन सी नदी यहाँ से जाती है, कौन से देश में, इतना याद मत रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इनको नॉर्थ टू साउथ रेंज कीजिए, जैसे वो लेक चड दे देंगे या फिर लेक न्यासा दे देंगे, इस 3-4 रिवर लेक्स दे देंगे। लेकिन उसमें भी देखिए वो ऐसी लेक्स नहीं देंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं देंगे। देखिए वो यूपीएससी ऐसे बिल्कुल नहीं करेगी हमेशा कि उन्होंने ऐसे लेक्स दे दिए, जैसे एक लेक एल्बर्ट पूछ लिया, एक लेक तुर्काना पूछ लिया, एक लेक विक्टोरिया पूछ लिया, और ऐसे कहेगी कि इन 3-4 रिवर लेक्स को नॉर्थ टू साउथ रेंज कीजिए। ये देखिए कितना मुश्किल है इनको करना। तो वो पूछेंगे तो बिल्कुल एक्सट्रीम पूछेंगे, एक लेक चढ़ देंगे, एक न्यासा दे देंगे, जो बिल्कुल आसान होगा। अनुमान तो देखिए यही है, और एनालिसिस तो यही कहता है। बाकी होने को तो फिर से कहता हूँ, जो कल कहा था कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ आगे डिस्कस करते हैं। टीपीपी का देखिए काफ़ी एक अभी बनाया, अभी फोर्स में भी नहीं आई, ये क्वेश्चन इसका आया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी भी। कौन कौन से कंट्रीज इसमें, 12 देश इसमें आते हैं। देखिए कनाडा आता है, यूएस आता है, मैक्सिको। तो कंटिनेंट वाइज चीज़ों को आप याद करिए। तो देखिए या तो आप कोडिंग से याद कर सकते हैं। कोडिंग से मतलब कई तरह की आप ट्रिक्स शेयर करते हो। मेरा याद करने का फंडा मैं बताता हूँ आपको, मैं कैसे याद करता हूँ। मैं तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोकेशन याद करता हूँ पूरी की पूरी। देखिए अब यहाँ पे ये सारी की सारी जो है पैसिफिक में आती है ना, शायद यहाँ पे देखिए पैसिफिक में आती है। और दूसरा देखिए ऑर्गेनाइजेशंस को हम इतना ज़्यादा डिस्कस कर देंगे कि आपको ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं है याद करने की। जैसे एशियन का एग्जांपल देता हूं मैं। एशियन को इतना ज़्यादा मेंस के दृष्टिकोण से हम पढ़ेंगे कि आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी चीज़ें। ट्रिक्स क्या होता है, देखिए पेपर में अगर आप ट्रिक ही भूल गए तो क्या फ़ायदा। इतनी हर एक चीज़ की आप ट्रिक बनाओगे तो पेपर में अगर आप ट्रिक ही भूल गए तो उसका फ़ायदा क्या होगा। उस सबसे अच्छा तो फ़ायदा यही है कि देखिए चीज़ों को बार बार पढ़ना, मेंस के दृष्टिकोण से कंटेक्स्ट से चीज़ों को पढ़ना। एशियन में अगर आपको चीज़ें याद रहेंगी, इंटरलिंकिंग अगर आप करोगे। अब कोई पूछेगा कि एशियन समिट में कौन है, ये कौन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ आने वाले टाइम में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो एशियन में देखिए 10 कंट्रीज़ हैं
अगर कोई पूछे कि चाइना है कि नहीं है, तो हम इसको मेंस के दृष्टिकोण से हमें इसे पढ़ा होगा कि नहीं, चाइना कैसे हो सकता है। एशियन, जो एशियन समिट है वो तो ये है, एशियन प्लस में 3+3, 3+3 क्या है, 3 तो ये है जापान, और प्लस में साउथ कोरिया, प्लस में चाइना, और ये 3 कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया। तो ये है जो एशियन +3 का इनिशिएटिव है। तो हमें इससे पता लग जाएगा ऑटोमेटिक ही कि अगर हमने ये ईस्ट एशिया समिट के बारे में पढ़ा होगा, इसमें तो शायद यूएस भी है, छोड़िए, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो गए तो छोड़िए, आने वाले टाइम में हम ये करने ही वाले हैं। तो टीपीपी देख लीजिए, आज थोड़ी ज़्यादा जल्दबाजी हो गई ना, हाँ लगता है मुझे तो। उसके बाद देखिए टीपीपी क्या है। टीपीपी में ये 12 कंट्रीज़ हैं जिनके नाम ये हैं, और कंट्रीज के नाम अगर जितनी ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो तो उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि G20 आए तो G20 में 20 के 20 कंट्रीज़ के नाम रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन में इंडिया है उसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। अब आप कहोगे कि इंडिया तो G20 में भी है, नहीं, इंडिया के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पे हो रही है। जैसे SCO है, SCO में अभी इंडिया आ गया है, ऑब्जर्वर पहले था, अभी SCO में इंडिया है, बिम्स्टेक है, ये जो हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इनके मेंबर को हमें पता होना चाहिए। अब आप ऐसा नहीं कि आप ओपेक के मेंबर याद करना स्टार्ट कर दो या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के, अगर ऐसे तो देखिए G77 भी है, G77 के मेंबर थोड़ा ना आप याद करोगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जैसे G4 है, G4 में इंडिया एक परमानेंट मेंबरशिप की मांग कर रहा है। कल ये भी गलती की थी मैंने, परमानेंट नहीं है इंडिया, नॉन परमानेंट है, परमानेंट के लिए तो हम ललायत हैं। और एक कॉफ़ी क्लब है, कॉफ़ी क्लब में 3 कंट्री हैं जैसे कि पाकिस्तान है, अर्जेंटीना है, तो थोड़ा थोड़ा हमें याद होना चाहिए। बड़ी बड़ी कंट्री जब ये ऑर्गेनाइजेशन आती है G20 और ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तो वो ये इसके पूछने के भी चांस कम है कि जो टीपीपी है उसमें कौन से 12 देश हैं। फिर भी देख लीजिए, कनाडा है, यूएस है, मैक्सिको है। चीज़ें याद करो तो कॉन्टिनेंट वाइज भी आप याद कर लीजिएगी कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी है, फिर साउथ अमेरिका में कौन कौन सी, ऐसे याद हो जाती हैं। फिर आगे साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी है, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, वियतनाम, ब्रुनई, इस तरह से हैं 12 देश, और न्यूजीलैंड भी है। तो याद तो करने की आवश्यकता इतनी लगती नहीं है। टीपीपी में देख लीजिए, टीपीपी एक ट्रेड एग्रीमेंट है, पैसिफिक रिम है, और ऊपर से क्या है, रेटिफिकेशन इसका अभी तक नहीं हुआ है। और ट्रंप ने ऐसा कहा था कि अगर मैं सत्ता में चुना गया तो इसका रेटिफिकेशन नहीं होगा, मतलब इस तरह की धमकी ट्रंप ने दी थी। लोकेशन का कहाँ साइन किया गया था ये रेटिफाई, मतलब पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन रेटिफिकेशन और साइन में डिफरेंस होता है, तो ये न्यूजीलैंड में हुआ था। तो इसी तरह का है ये। तो देखिए दोबारा से कहता हूँ, मंडे से हमारा सिस्टम क्या रहेगा। हमारा सिस्टम यह रहेगा कि मंडे को हम पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे, ट्यूसडे को हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, वेडनेसडे को इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे, थर्सडे को डिस्कस करेंगे सोसाइटी, फ्राइडे को डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट, और सैटरडे को डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक, संडे को जो बचे हुए होंगे, जितने भी जो भी बचेगा हमारा। तो इस तरह से हमारा शेड्यूल रहेगा। जून से करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे, PRS PIB सब डिस्कस करेंगे, और करंट अफेयर सारा का सारा डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।